तो गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, यहाँ पर प्रस्तुत सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दीपांकर गर्ग एलस्टोन ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे मौका दिया आज स्टेज पर बोलने के लिए। जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है मेरे पैनल डिस्कशन के लिए, हम सब अपने बिजनेस में सेकंड जनरेशन है जो एंटर करे हैं। तो टॉपिक ये है कि जब हम लोग बिजनेस में एंटर करें तो व्हाट वर दी चैलेंजेस, अभी आवाज अच्छी है, तो व्हाट वर दी चैलेंजेस, व्हाट वर दी चेंजेस एंड व्हाट आर दी सक्सेस मंत्रास जो आज हम सेकंड जनरेशन अपने बिजनेस में लेकर आए हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जो सेकंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन के बिजनेस को ज्वाइन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ज्यादातर देखा गया है ये। इसके 3-4 कारण हैं जो मैंने ज्यादातर नोटिस करे हैं। सेकंड जनरेशन को लगता है कि भाई जो पापा ने बिजनेस करा है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल भी उसमें सिस्टम एंड मैकेनिज्म बिल्कुल फिट नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है या तो डीलर्स पे या बहुत ज्यादा सेल्स टीम पे या बहुत ज्यादा खुद पर। तो कहते हैं पापा के कंधों ने तो इतना लोड ले लिया, हम शायद ये नहीं लेंगे। जो लॉन्ग टर्म विजन है कंपनी का वो कहीं ना कहीं फादर और सन का आपस में अलाइंड नहीं होता। इन कुछ कारणों की वजह से मैंने नोटिस करा है कि जो सक्सेसर है या इनहेरिटर है वो फर्स्ट जनरेशन को ज्वाइन करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो आज के इस टॉपिक में मैं रुशिल भैया से, रुशिल जी हमारे रुशिल डेकोर से हैं, उनसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने बिजनेस में एंटर करने का सोचा, जब आपके फादर ने आपको कहा कि आप आइए, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे? क्या जो उस समय टीम थी आपके फादर ने जो बिल्ड करी है उनके साथ आपका रेपो बन पाया या वो टीम ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी एक बिजनेस हो वो अपनी कोर वैल्यूज से बनता है, और वो कोर वैल्यूज वैसी चीज है कि जो जनरेशन्स उसमें गैप नहीं देखते हैं। वो कोर वैल्यू अपने आप एक बार आप समझ जाओ तो बिजनेस में अपने आप सबके साथ जेलअप कर लोगे और आपको उसमें ही अंदर मजा आने लगेगा और वही एक मजा आप आगे लेके भी जा सकते हो। तो वही एक सीख है जो मैंने सीखी है इसमें से कि सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में आती है तो हर बार उनके ऊपर प्रेशर तो होता ही है। मुकेश अंबानी ने भी एक बार कहा था कि मैं जब बिजनेस में अपने फादर के साथ ज्वाइन किया था तो मेरे ऊपर प्रेशर सेल्स का या कोई बाकी कोई फाइनेंस का प्रेशर नहीं था, पर प्रेशर वाज टू ऐड द वैल्यू टू द बिजनेस। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड वी शुड डू एज अ सेकेंड जनरेशन और द फर्स्ट जनरेशन इन द बिजनेस। भैया हम ये बात समझ गए, बट आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे। मुकेश अंबानी जी का तो हम समझ गए, बट आप प्लीज अपना चैलेंज और बताएं। सी एचपीएल बिजनेस और एमडीएफ बिजनेस एक दोनों डिफरेंट बिजनेस है। एमडीएफ इज मोर लाइक अ कमोडिटी एंड लेमिनेट इज मोर लाइक अ डिजाइनर प्रोडक्ट। तो दोनों को अंडरस्टैंड करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। वो उतना इजी काम नहीं है कि हम ऐसे ही 1 साल में सीख जाएंगे या 1.5 साल में सीख जाएंगे। आई एम विद द कंपनी फॉर लाइक लास्ट 8 years, स्टिल आई लर्न एवरी डे। और वही सबसे बड़ी चैलेंज है और वही सबसे बड़ी सीख है और उसको ही अपनाने से उसका सक्सेस मिलता है। थैंक यू भैया, हम अच्छे समझ गए। एक बात कहीं ना कहीं एकदम सच है कि जब आदमी स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करता है, जो कि हमारे फादर ने करा, तो उन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी। आज हम जो सेकंड जनरेशन उसको एंटर करे हैं तो हमें वो वाली हार्डशिप्स तो नहीं देखनी, तो हमें एक एडवांटेज तो मिलता है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं देखा जाए अगर आदमी के अंदर इंटेलिजेंस, टैलेंट, नॉलेज यदि नहीं है तो वो इनहेरिटेड बिजनेस भी अच्छे से हम नहीं रन कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन के कंधों पर ये जिम्मेदारी, ये बोझ होता है कि उन्हें अपना ये बिजनेस अच्छे से चलाना है। तो अमन जी आपसे जानना चाहूंगा, या उससे बेटर है आई थिंक जय किरण जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जर्नी मोर उस तरफ है कि आपने क्या
challenges फेस करी, क्योंकि आप शोरूम कल्चर लेकर आए अपनी फैमिली में. What were like how was your journey? आपके कंधों पर क्या जिम्मेदारी थी? Good morning everyone. In terms of challenges, एक 30 साल पुरानी फैक्ट्री में एंटर करना और वहाँ के अपनी एक इमेज बनाना, एक लोगों से काम करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क. एक चलते चलाते कल्चर को मैनेज करना and changing that culture becomes a task for a generation like us which is very passionate to work, but again there's some loopholes which we need to figure out and learn from those. The core values which Priya talked about in the start, those core values is something which because of which we are sitting here right now. हमको back किसी से मिली है, हम आगे कुछ कर पा रहे हैं. But again, changing those core values, or maybe better word is improvising on those, is a mantra to be successful in today's business. And if you talk about the trends and your old culture, you need to keep a balance and following the culture which has already been happening in your company, and जो आप नई चीजें लेके आने वाले हो उनमें clash नहीं होना चाहिए ज़्यादा, because that can harm the cycle of your company which has already been running. So making a balance in both the things, the culture which is going on and what new you can get, and educate and make a culture in your company is the success mantra for Trinity. Thank you जय किरण जी. I hope सब लोग जय किरण जी के विजन से अब अलाइन हुए हैं. ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो हमारे फादर जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा होता है उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से करा होता है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे वो सेल्स का पिच बनाना हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो मिशन हो, वो सब कुछ हमारे फादर ने अपने हाथ से पिरोया होता है. तो अमन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो फर्स्ट जनरेशन ये सब कुछ पिरोती है अपने हाथ से, तो क्या प्रमोटर को जब सेकंड जनरेशन आ जाती है, क्या उसके बाद भी डे टू डे एक्टिविटीज में रोल रखना चाहिए? क्या सेकंड जनरेशन जो आई है, क्या उसको डे टू डे एक्टिविटीज में रोल अपना रखना चाहिए या उसको प्रोफेशनल्स पे छोड़ देना चाहिए? Good morning everyone. I'm Aman representing Crossbond. दीपांकर जी, आई थिंक ये एक जो स्ट्रेटजी होती है हर एक बिजनेस के लिए इंडिपेंडेंट होती है. सारे के सारे बिजनेसेस अलग हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल अलग से. आज के यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ प्रेजेंट हैं सारे के सारे अलग फील्ड में. कोई यहाँ पे हमारे साथ चैनल पार्टनर प्रेजेंट है, कोई OEM प्रेजेंट है, कोई मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट है. सबके लिए एक बिजनेस सक्सेशन अपनी फैमिली में, अपने होम रन बिजनेस में अलग है. तो जरूरी नहीं है कि हर फंडामेंटल सबके लिए कॉमन हो, बट एसेंशियली थॉट सबके लिए सेम है कि हर आदमी जो अपनी नेक्स्ट जेन बिजनेस के अंदर आता है वो चाहता है कि वो वैल्यू कैसे ऐड करे उसके अंदर. और कई बार नई वैल्यू ऐड करने के लिए आपको पुराने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है. आपके लिए जरूरी है कि आपके पास राइट प्रोसेसेस हो. अगर आप वो प्रोसेसेस खुद मैनेज कर रहे हैं या उसे ऑटोमेट कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है. बट आपको ये चीजें ऑटोमेट करके अपने दूसरे नए वेंचर्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. कई बार वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कई बार थ्रू सॉफ्टवेयर होता है, कई बार थ्रू मैन पावर होता है, और कई बार खुद की टाइम कंसर्न से निकलता है. आपके लिए जो चीज वर्क करती है आप उस पर काम करिए. इसका कोई पर्टिकुलर वो फिक्स्ड वो नहीं है कि हाँ कि ये चीज करेंगे तो ये आपके लिए काम करेगी. कई सारी चीजें हिट एंड ट्रायल होती है. आपने किया, नहीं काम किया, पर आपने फिर से किया और वो फिर आपके लिए काम किया. तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सक्सेशन प्लान खुद बनाएं, उसे डिजाइन करें और उसे इंप्लीमेंट करें. वाह, ये समझ जी, हम समझ गए बात कि सेकंड जनरेशन को अपनी सिचुएशन अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, बट हाँ प्रोसेस को सेट करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड. अच्छा, पिछले 10 साल में देखा गया है कि जो मार्केट का शिफ्ट है, कस्टमर का टेस्ट है, वो बहुत बदल गया है. फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में लोगों की खरीदने की जो चाहत है वो पहले किसी और चीज की थी और आज किसी और चीज की है. तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ही इसको ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि आज का कंज्यूमर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या उसके टेस्ट में शिफ्ट है. तो मैं वैभव जी से जानना चाहूंगा कि वैभव जी, व्हाट इज द शिफ्ट इन द कस्टमर टेस्ट टुडे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वैभव फ्रॉम श्रीराम सेल्स पटना. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है. बताऊं तो एक जनरेशन का बहुत बड़ा चीज़ होता है, खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. द थिंग इज कि जो बिजनेस चला आ रहा है सालों से, पापा लोग जो करते आ रहे हैं, वो एक ट्रेंड सेट हुआ है. डेली वही काम होना है, वही चीज़ होना है.
फिक्स सप्लायर्स हैं, फिक्स्ड कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में वही चल रहा है. देयर इज नथिंग न्यू. हम लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वी वांट समथिंग न्यू. उन्होंने जो सेट किया हुआ है वो तो ऑलरेडी चल रहा है, इट्स इन ऑटोमेटिव मोड. बट हमें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है जो कि रिजल्ट जल्दी दे. दैट इज आवर जनरेशन प्रॉब्लम बोल लें या एग्रेशन बोल लें. तो व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस तब तक हम लोग सिर्फ होलसेल फोकस करते थे, एवरीथिंग. 2-3 साल मैंने भी होलसेल फोकस किया. उस समय मैं सीख रहा था कि क्या है नहीं है, एवरीथिंग. देन आई मूव टुवर्ड्स रिटेल. हम लोगों ने एक नया रिटेल सेक्शन भी ऐड ऑन किया. होलसेल क्या है, आपका ब्रेड एंड बटर है, वो चल रहा है, एज इट इज चल रहा है, डेली जो होना है हो रहा है. बट रिटेल इज समथिंग चैलेंजिंग. शोरूम्स कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. हम लोगों ने शोरूम कंसेप्ट डेवलप किया. ईस्ट इंडिया में आई थिंक वी वर द फर्स्ट शोरूम देयर. अभी इट इज अ 10,000 स्क्वायर फीट शोरूम. वो इतना आसान नहीं था द जर्नी. हर बात पे सबको मनाना, एक सहमत में लाना, एक कॉन्फिडेंस में लाना, इट्स अ बिग चैलेंज. बट हाँ, इट्स अ जनरेशन गैप तो वो हमेशा रहेगा. बट वट एवर वी डू इज वी सिट टुगेदर, आपस में बात किया, सबको कॉन्फिडेंस में लिया, एंड देन वी टेक अ डिसीजन. तो उस हिसाब से एड ऑन करते 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 नाउ वी आर एट द स्टेज की हाँ वी आर डूइंग रियली गुड इन बोथ B2B एंड B2C सेगमेंट्स. थैंक यू वैभव जी. मैं इस वाले सवाल का और एक दूसरा डायमेंशन लेना चाहूंगा किसी और से, यदि मंच पे देना चाहिए, कि व्हाट इज द शिफ्ट इन द कंज्यूमर टेस्ट. क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है वो मिला नहीं है कि शिफ्ट क्या है. कोई और प्लीज मंच पे इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? ऋषि भाई. सी कंज्यूमर शिफ्ट आज के दिन में बहुत चेंज हो रहा है. पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर ग्रैंडफादर एंड आवर फादर. उस वक्त फर्नीचर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि जो कारपेंटर ड्रिवन थी. अभी जो आज के दिन में जो शिफ्ट आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो रेडीमेड फर्नीचर का ज़्यादा आ रहा है. सो फॉर एन इंस्टेंस एक मिलेनियल्स जो होते हैं, वो मिलेनियल्स को जॉब की जो शिफ्टिंग होती है वो IT इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो उनकी जॉब की शिफ्टिंग उस हिसाब से होती है. नो वन प्रीफर दैट स्ट्रॉन्ग फर्नीचर. और वो आइडियोलॉजी भी उन्हें नहीं चाहिए कि मेरा बेटा इसको यूज करेगा या मेरा पोता इसको यूज करेगा. सो दैट इज अ बिग शिफ्ट विच वी सी इन द इंडस्ट्री. सो उसकी वजह से जो भी आज मटेरियल बन रहे हैं, जो भी घर बन रहे हैं, वो एज के साथ कंपेयर करें तो दिस इज मोर मॉडर्न फर्नीचर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, एंड वी आर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न ट्रेंड एज वेल. दैट्स ऑल. थैंक यू. ट्रू. शैलजा जी प्लीज आप कुछ ऐड करें. कस्टमर जो इन्होंने बोला ये बात एकदम इट्स 200% राइट. बट अलॉन्ग विद दैट नाउ द कस्टमर इज मोर एजुकेटेड. पहले आपके पास कस्टमर आते थे, आप उनको जो दिखा दोगे, जो बोल दोगे, दैट इज कम्प्लीटली राइट फॉर देम. Now they will come asking for things. So that means they are more digitally equipped, they are more knowledgeable, they know what is right for them. So if you want to shift the customer from what they think is right, is become a challenge now. Is what I think is the way forward. ट्रू. मतलब अभी ऑप्शन ज्यादा है, कस्टमर को फास्ट फर्नीचर चाहिए, तो ये कंज्यूमर शिफ्ट आया है अभी इतने दिनों में. अभी जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं. बच्चा या तो डांस सीख रहा होता है, कोई फैशन सीख रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा होता है. तो जब वो फाइनली कॉलेज के बाहर आता है तो ही वांट्स टू कंटिन्यू जो उसने सीखा है. या तो म्यूजिशियन बनने का सोचता है, या फिर वो डांसर बनने का, या हो सकता है फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़े. तो शैलजा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी लाइफ में, क्योंकि वो एक वुमेन है और हम लोग एक बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में वुमेन बहुत कम देखी है मैंने. एंड दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट पार्ट कि शैलजा जी ने हमें बिल्डिंग इंडस्ट्री में आकर बोला है कि नहीं भाई, लड़कियां भी बिल्डिंग इंडस्ट्री रूल कर सकती हैं. तो आई वुड लाइक टू नो कि आप फैशन में आगे क्यों नहीं बढ़े या म्यूजिशियन क्यों नहीं बने, एंड व्हाई दिस बिल्डिंग इंडस्ट्री? Very difficult question to answer, but okay. So good morning everyone. I'm Shelja representing Amulya Maika. So like he said, this industry has been male dominated and people used to think कि इसमें खाली a female is not given scope or female is not that you don't see a lot of female faces. But I don't think that is the way forward. Like we have women empowerment everywhere, women are taking a stand. In the same way, I would like to tell you my short story. For me, joining Amulya Maika or joining this industry was never on my agenda. I never thought that this was something that I would get interested in or I would do. I was very much doing my own startup, which is completely an e-commerce brand.
Then eventually I realized that probably my company needs a digital scope, and that's when I started getting involved digitally. तब मेरे को जाके पता चला कि डिजिटली इन्वॉल्व होने से बेटर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा. देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन द कैटलॉग, लाइक द फोल्डर विच इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ आवर इंडस्ट्री. उसी को देख के सब कुछ आगे बढ़ता है. तो इन दैट आई फील बीइंग अ फीमेल you can add a lot to making catalog, because you need to keep yourself abreast with the new ways of thinking. एक catalog जो आपका होता है, that is the first product representation. आप अपने प्रोडक्ट को कैसे भी दिखा दीजिए, लेकिन एट अ डीलर प्लेस और एट एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस आपका कैटलॉग जिस वे में प्रेजेंटेड होगा, दैट इज हाउ इट विल वर्क फर्दर. So that is where my interest was initially, and I think industry has been accepting towards women, not only because I am sitting here and talking, but I see a lot of other women in other companies as well who are taking a stand, and not only for them but lot of interiors, lot of architects who are women. And in fact we had a women lady architect meet in Baroda, and I'm shocked to tell you that more than 150 women architects were a part of it. So एक छोटी सी जगह बड़ौदा जैसे में there are 150 women architects who are doing good for themselves, and how will it be for a city like Delhi or Bombay or any other metropolitan city? So yes, women have been given equal stand, but you need to make sure that you have substance, that you talk. You need to have something that you do. Your work speaks for itself. थैंक यू शैलजा जी, आपने बिल्डिंग इंडस्ट्री में आकर काफी अच्छा काम करा. काफी वुमेन को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा. तो अभी आजकल जो जमाना है, हमने देखा है कि इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल गोइंग टू अ डीलर बाइंग प्रोडक्ट्स टू समथिंग बाइंग इट ऑनलाइन. अभी लोग रिलायंस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर, बिल्ड मार्ट पे, वुडजोन पे, तरह तरह की वेबसाइट्स है जिस पर जाकर लोग प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं. तो इज द डिजिटल एज द नेक्स्ट थिंग? तो धर्म जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या डीलर्स की अब जरूरत नहीं रह गई है? अब क्या डिजिटली लोग मटेरियल परचेज करेंगे? हेलो, सुधर्म हियर फ्रॉम नवकार विनियर वर्ल्ड जोधपुर. डिजिटल एग्जिस्टेंस अपने ट्रेड की बहुत ही कम थी. पोस्ट कोविड ये सारा का सारा मामला बहुत तेज हुआ, जब आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, क्लाइंट फिजिकली स्टोर पे नहीं जा पा रहे थे, एंड देन ऑल द कंपनीज एग्रेसिवली स्टार्टेड यूजिंग QR कोड्स, फुल शीट इमेजेस. लेकिन अपना ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें टच एंड फील इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. द फाइनल सिलेक्शन और द बेस्ट सिलेक्शन इज डन एट द स्टोर. इट कैन नॉट बी डन थ्रू द फोल्डर, इट कैन नॉट बी डन वाया डिजिटली. बट येस, डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव अ गुड डिजिटल प्रेजेंस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, बी इट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. But the ultimate experience has to be touch and feel, and that can only be accomplished at the store. So good retailing starts at the store. तो सुधर्म जी, आप कहना चाहते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस जरूरी है प्रमोशन के लिए, बट माल तो आदमी तभी खरीदेगा जब उसको छुएगा, राइट? क्या किसी का और कोई वर्जन है कि वो कहे नहीं भाई, मेरे को स्टोर की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही बेच लेंगे? छोटा सा एडिशन और दूंगा. इसमें स्टोर में या शोरूम के अंदर वेंचर करने में अभी भी कई लोग डर रहे हैं. मतलब दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट 8-10 lakhs इन द इंटीरियर. अभी भी वो टेबल कुर्सी लगा के प्लाईवुड बेचने वाले ज्यादातर दुकानदार हैं. बट Tier 2, Tier 3 सिटीज में एकदम से होड़ मची है नए शोरूम्स बनाने की, एंड विद इन 5 years देयर विल बी अ कंप्लीट शिफ्ट टुवर्ड्स शोरूम. मतलब अब कोई भी व्यक्ति प्लाईवुड भी बेचना होगा तो उसको अपने यहाँ शोरूम लगाकर ही बेचना पड़ेगा. ये तो एक ट्रेंड सेटर होना ही होना है. सुधर्म जी, आई टोटली एग्री कि शोरूम ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर को टच एंड फील करना है प्रोडक्ट को. डिजिटली सिर्फ प्रमोशन हो सकती है, ऐसा सुधर्म जी का कहना है. क्या कोई इस पे कुछ और कहना चाहेगा? जय किरण जी. जैसे ही मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, द फर्स्ट थिंग, जब आप डेकोरेटिव यूनिट मैंने शुरू किया, तो इट वाज मोर अबाउट गिविंग एन एक्सपीरियंस टू द क्लाइंट. बिकॉज हमारी ट्रेड ऐसी नहीं है कि आपने कपड़े ऑनलाइन मंगा लिए या फिर ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगा ली. अब फॉर एग्जाम्पल किसी को मार्बल लेना है, अब किशनगढ़ इज द हब. लोग बॉम्बे से, चेन्नई से स्पेशल फ्लाइट लेके दे गो टू किशनगढ़ एंड बाय द मार्बल बिकॉज दे नीड टू सी इट, फील इट. एंड एग्जैक्टली इज द सेम थिंग विद विनियर्स एज वेल. इज द मार्बल ऑफ द हाउस. So till the time you don't showcase your product under those, as an applicated product or under the warm lighting or something, they won't be able to buy it
with just a picture, because one sheet can cost you around 6-7 thousand bucks, and उसके ऊपर से आपको उस पर पॉलिश कराना है, उतना पैसा और लगता है. जो बंदा ये अपने घर में 5-6 लाख रुपए का विनियर लगा रहा है मिनिमम, उसको वो ऑनलाइन तो नहीं मंगा सकता. तो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years it is a no that your veneer or maybe ply can definitely sell online because it's a commodity. You don't need to touch and feel. आपको पता क्या ग्रेड है, क्या कौन सी कंपनी है, आपकी प्लाईवुड ऑनलाइन घर आ जाएगी. But in terms of decorative division, it is not possible that your products are gonna sell online all the time. यस, तो ये एक और डायमेंशन है कि जितने भी बेस प्रोडक्ट्स हैं, प्लाईवुड हो गया, एमडीएफ हो गया, डब्ल्यूपीसी हो गया, ये प्रोडक्ट्स तो डिजिटली एक बार को आदमी ले लेगा. बट माइका, विनियर, जो चीजें डेकोरेटिव रेंज है, चारकोल पैनल्स, उसके लिए तो टच एंड फील ही इंपॉर्टेंट है. तो क्या हमारा फोरम इसी पे फाइनल है? हम आगे बढ़े या शैलजा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? I agree to what they both said, but मेरा इसमें एक और कहना भी, जैसे our company, I'll give an example, our company is into a gallery concept, जो इन्होंने शोरूम के बारे में बोला. We have pan India 30 galleries at the moment that we are operating. But मैं आपको बोलना चाहूँगी वो 30 galleries they are doing good the way we wanted, it's working in that way itself. But खाली अगर हम गैलरी पे गैलरी खोलेंगे and we don't have any digital presence for those galleries. For example, we run lead campaigns, we run locational campaigns for those galleries. अगर वो आप नहीं करोगे तो आप गैलरी कहीं पे भी खोल दो, people will not get to know. He said it is required for promotion, but I think eventually very slow there is being shift that you get a lot of leads online that can get converted offline. For like we are during COVID, our company also started working online, and today we crack a good amount of business online. जो online convert नहीं होता है, वो customer will go offline eventually, but आपको leads online आती है. So I think presence at digital medium is not only required for promotion, but it is required to keep yourself updated and to keep your clientele. मतलब आपको application based promotion करना पड़ेगा so that people can link to it. And a few more examples, like you have QR code on your folder. I have seen a lot of architects जो खाली QR code खोल के they buy. They freeze the laminates. Might be they are from big cities. They have that kind of knowledge that they use laminates from your particular catalog on regular basis. But there is being shift. Like they don't call for samples anymore. They are done with that QR code. So I think eventually in the next 5 to 10 years, there can be a shift more towards digital. There has been a shift, and I think the industry will move more towards digital in the future. यस, तो ये एक अलग डायमेंशन है कि डिजिटल की दुनिया ज़्यादा स्पीड पकड़ी हुई है कंपेयर्ड टू द शोरूम एंड द डीलर कल्चर. तो ये मिक्स ओपिनियन है हमारे पैनल का. तो लेट्स सी दुनिया किस तरफ आगे बढ़ती है. मोदी जी ने अपनी आखिरी स्पीच, आखिरी मतलब लास्ट 1 या 2 उसमें बोला था कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड. मोदी जी ये कहना चाहते थे कि भारत में बनाओ और ऐसा बनाओ जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सके. तो वी शुड हैव द बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस. तो रुशिल जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हमारी सेकेंड जनरेशन एक्सपोर्ट के लिए तैयार है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत अच्छे से HPL इंडस्ट्री के अंदर और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी फोकस कर सकता है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं. हमारी क्वालिटी भी लेमिनेट में इतनी अच्छी है कि जो वर्ल्ड में बहुत रिनाउंड है. कुछ कंट्रीज तो वैसे भी है कि जो चाइना को प्रीफर भी नहीं करते और वैसा बोलते हैं कि आप अगर आप लेमिनेट में से फर्नीचर बना रहे हो तो इंडिया का ही लेमिनेट होना चाहिए, तो ही हम फर्नीचर लेंगे. और इंडिया के पास सारी मशीनरीज भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि येस वी आर इक्विप्ड फॉर दैट एक्सपोर्ट्स. रुशिल जी, ये तो बहुत कमाल का बात है कि आज इंडिया के MDF वर्ल्ड ओवर रिनाउंड है. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अ बिग मैसेज कि भाई एक्सपोर्ट मार्केट में धूम हो सकती है अगर हम MDF का प्लांट आज लगा लें. तो ये एक बड़ा मैसेज रुशिल जी ने दिया है हमें. क्या अमन जी आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या इंडिया एक्चुअली तैयार है? हमारे प्रोसेस, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्राइसिंग, इज इट एक्चुअली इन कंपटीशन विद चाइना? क्या हम चाइना को हरा सकते हैं? आई थिंक मैं रुशील जी से काफ़ी हद तक जो उन्होंने जो पॉइंट्स अभी दिए उससे अग्री करता हूँ. एक्चुअली जब एक्सपोर्ट्स की हम बिज़नेस को देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें वॉल्यूम से इंटीग्रेट करनी पड़ती है हमें, क्योंकि आप एक छोटे वॉल्यूम के अगर मैन्युफैक्चरर हैं, क्या पता आप
वो प्राइस पॉइंट, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट मार्केट में आते हो आप अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स के साथ नहीं compete कर रहे हो, आप वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आप सबके साथ compete कर रहे हो। आपके पास ऐसी वॉल्यूम्स होनी चाहिए, आपके रॉ मटेरियल्स जो हैं उस लेवल पे होने चाहिए, और आपके पास ऑटोमेटिक प्रोसेसेस होने चाहिए, आपके पास सेट एसओपीज होने चाहिए कि आप इस एसओपी से एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सेटअप करो और आप उस स्टैंडर्ड को रिपीट कर करके कंसिस्टेंट क्वालिटी दो अपने एक्सपोर्ट क्लाइंट्स को। और आज की डेट में हमारे पास इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स के पास यूरोपियन मशीनरी है जो चाइनीज़ प्लेयर्स भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स यूज़ कर रहे हैं उसे। इस मशीनरी के साथ हम ऐसी मार्केट लीडिंग क्वालिटी दे रहे हैं जो एक्सपोर्टर्स बल्कि यूज़ नहीं, वो प्रेफर कर रहे हैं, और यही प्रोसेस ऐसे चलता रहा और प्लांट्स आते गए, तो इंडिया के इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स पहले भी वर्ल्ड प्रेफर करता है, वो और वॉल्यूम बढ़ने के कारण और उनकी कॉस्टिंग डाउन आएगी, उनका वॉल्यूम और इंक्रीज होगा, हम और एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ये स्नोबॉल इफेक्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा होते 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 बहुत बड़ा होते जाएगा। Great, Aman ji. This is a great message for everybody over here कि India is ready for exports and we are ready for 2043, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि we'll be a developed nation. मैंने ज़्यादातर एक प्रॉब्लम देखा है हर कंपनी में, जब भी मैं कहीं किसी से मिलने जाता हूँ, कि बहुत सारे डिसीजंस हो नहीं पाते, कि जो सेकंड जनरेशन है वो डिसीजन लेने के लिए इक्विप्ड नहीं होती, उसको उतना डेप्थ नहीं होता कि वो डिसीजन ले सके, और कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रुकी रहती हैं, वो डिसीजन ले नहीं पाते, वो उसको सोचते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट लेगी, सीनियर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट के बारे में सोचती रहती है, और ये डिसीजन बस राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, तो कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाती है। तो आप में से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आपकी कंपनी में कभी आया था, और आया था तो उसको कैसे हैंडल करा, और कैसे डिसीजन टेकिंग आप लोगों ने बढ़ाई? आई थिंक इस टाइप का प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि हर कंपनी डे टू डे बेसिस पे फेस करती है, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग लेवल्स पे इंटीग्रेटेड है। एक एंड पॉइंट ऑफ सेल है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, एक सीनियर मैनेजमेंट है, और एक ऊपर की प्रोमोटर लेवल पे। कई सारी चीज़ें हैं जो लोअर लेवल पे हो रही हैं जो ऊपर नहीं मालूम चल रही हैं, कुछ मिडिल लेवल पे हो रही हैं जो ऊपर नहीं मालूम चल रही है, और इसका एक ही एंड सोल्यूशन है, ओपन कम्युनिकेशन। आई थिंक जो भी आदमी जिस भी लेवल पे काम कर रहा है, सबके इंटरेस्ट अलाइंड है। हर आदमी चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, वो चाहता है कि कंपनी ग्रो करे, वो अपना एक फुट आगे फॉरवर्ड करे, बट कई बार वो अच्छे तरीके से अपने मैसेज को आगे कन्वे नहीं कर पाता है। तो एज अ कंपनी जो हम अडॉप्ट करते हैं कि हम बिल्कुल लोअर लेवल, कई बार मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी, हम उनसे भी जाके कम्युनिकेट करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि उनका फीडबैक एक्चुअली हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो जो हमें कस्टमर्स की लर्निंग देते हैं वो शायद हमें मिड लेवल मैनेजर, सीनियर लेवल मैनेजमेंट भी नहीं दे सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर लेवल्स पे एक ओपन कम्युनिकेशन रखें, सारा कम्युनिकेशन सबके थ्रू नोन हो, और जो भी हम डिसीजंस लें यूनिलैटरल ना लें। हम एक डेमोक्रेसी है, हम जब हमारी कंट्री सारी डिसीजंस एज अ डेमोक्रेसी लेते हैं, तो हम अपनी कंपनी के भी जो डिसीजंस है सबके ओपिनियंस लेके फिर एक एजुकेटेड डिसीजन लें। ग्रेट मैसेज अमन दी, कि अगर हम सब लोग मिलकर डिसीजन लें और डिसीजन लेने के लिए डेप्थ रखें अपने अंदर, और सामने वाली की बात समझने के लिए हमारे अंदर इतना विजडम हो, तो डेफिनेटली हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं और सबको साथ जोड़कर ले सकते हैं। क्या कोई और कुछ ऐड करना चाहेंगे? इन एडिशन टू इट, मतलब कंपनी ही नहीं, कोई एक छोटी शॉप भी है, फ्रीक्वेंट डिस्कशंस विथ एवरीवन, बी इट योर क्लाइंट, बी इट योर वेंडर्स, ट्रेड के जो बड़े लोग हैं, ट्रेड के छोटे लोग हैं, फ्रीक्वेंट डिस्कशन से, हर एक छोटे डिस्कशन से कोई ना कोई टेक अवे तो मिलता ही है। पता भी नहीं चलता कौन सी बात कहाँ क्लिक हो जाए और अपने लिए व्यापार की एक नई रेखा तैयार कर दे। ग्रेट सुधर्म जी, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो अभी कंपनीज नई आ रही है ना, या सेकंड जनरेशन जैसे एंटर कर रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स HR एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना अपने आप में इतनी बड़ी एक जलेबी है कि इसको अगर ना ही करें, ह्यूमंस को ना ही रखें और कंपनी को ह्यूमन फ्री कर दें, तो शायद कंपनी के अंदर एनर्जी, कंपनी के अंदर सेल्स ज्यादा होगी। लोग मैन पावर लेस कंपनी बनाने का सोच रहे हैं। तो क्या कंपनीज आज जो हम जैसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, क्या ये लोग कभी मैन पावर फ्री या सेल्समैन फ्री हो पाएंगी? क्या कंपनी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म है जहां पर सेल्समैन की जरूरत ना हो?
like you mentioned, a lot of companies अपने industry में जो actually human resource free हो गई है, who have kind of gotten away with their field people and they are either doing inside sales or they are managing it from the head office itself. But I think a company like mine needs to have a sales team. Sales team is the most integral part of our entire business. See, because we are not selling any commodity product like your liner. आप जब वैसा प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप कहीं से भी बैठ के इट्स जस्ट लाइक सेलिंग एनी अदर कमोडिटी लाइक राइस यू जस्ट नीड टू गिव अ प्राइस एंड इट्स सोल्ड बट विद अ प्रीमियम प्रोडक्ट विद अ प्रोडक्ट दैट हैज अ नीश फॉर इटसेल्फ इट इज नॉट पॉसिबल टू रन विदाउट मैन पावर फर्स्ट नंबर सेकेंड आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मी and my like our managing director and my brother, we sit in Gandhidham. How will we get to know what is running in the market? We will travel at a certain point. Our sales team are our ears, our eyes, our mouth there. They are going to keep us updated of what is happening, what are the competitors doing, what is lacking in ourselves that we need to improve. So feedback, I think, is पूरे industry में या in general. Feedback is the most important part that you get from your sales team because they interact. Third, I feel to keep a sales team, right now inbound marketing has increased. Inbound marketing is what ultimately आप एक अपने customer को start से लेकर end तक attract करके रखते हैं. Throughout the process, your customer is involved, is aware, and which is only possible if a sales team is there. If a sales team is not there, then how do you convert the person to an actual clientele? How do you build loyalty? It is really impossible to imagine. Fourth and the most important part, I feel there's so much to talk. How can somebody even say that you will function without your sales team? Like sales team is like the most integral part of the business. And the most important part, I feel, to have sales team, आप अभी भी ये industry unorganized से organized की तरफ जा रही है. तो आपका relation people to people management is still very important, which can only be built when you interact, when you have your sales team. ये वही बात हो गई जो अभी आपने पहले मैंने अपनी बात बोली कि digital is important, लेकिन showrooms are also important. In that way, आपका sales team is important. ठीक है, आप Zoom पे meeting कर रहे हैं, people are exporting, we are also exporting through Zoom, you are working, but having field people is very important for anything and everything in our industry, at least at the moment for the next 5-10 years, I believe. तो मैं शैलजा जी का मैसेज अच्छे से समझ गया कि सेल्स टीम तो चाहिए ही चाहिए बॉस, इसके बिना काम नहीं होगा, चाहे जलेबी हो या सीधी लाइन हो. इनको सीख लो, समझ लो और ह्यूमन रिसोर्स को अपने आप स्ट्रॉन्ग कर लो. ये मैं मैसेज समझ गया. कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं भाई मैं तो अग्री नहीं करता हूँ, सेल्स टीम के बिना हम बराबर की सेल कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि जो डिजिटली वेल इक्विप्ड कंपनीज है वो भी मैन पावर के बिना काम नहीं कर सकती है, तो ये इंडस्ट्री तो कैसे कर पाएगी? तो ये एक लाइन में रुशिल भैया ने काफी कुछ बता दिया. सुधर्म जी आप कुछ ऐड करेंगे? मतलब इसका क्रक्स इतना सा समझ सकते हैं कि इट इज ऑल अबाउट द कनेक्ट. until there is a person sitting in front of you जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, be it a सेल्स एग्जीक्यूटिव, जोनल मैनेजर, चाहे वो कनेक्ट आर्किटेक्ट से हो, इंटीरियर डिजाइनर से हो, डीलर से हो या डिस्ट्रीब्यूटर से हो, देयर हैज टू बी अ पर्सन, अ फेस. द पर्सन सिटिंग अगेंस्ट इट नोज कि भाई हाँ ग्रीन प्लाई, ग्रीन लैम्प, ग्रीन मेरिनो का रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ है. तो until we have a connect with some particular person, वो ट्रेड सिकरता नहीं है. मतलब ट्रेड सीखने के लिए we need to have a person. तो हमारी पैनल का एक ही मत है कि सेल्स टीम तो चाहिए. ठीक है, हम बिना सेल्स टीम के फंक्शन नहीं कर सकते, हम सबका तो मानना यही है अभी. बट इंडिया में एक कल्चर शिफ्ट हो रहा है जहाँ पर लोग एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स से बहुत परेशान हैं. लोग स्विच ओवर कर लेते हैं, लोग सीखते नहीं हैं और इस वजह से लोग अब मैन पावर लेस प्लान करना शुरू कर दिए हैं. तो हो सकता है कुछ साल बाद ये कल्चर डेवलप हो, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है. जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन जब मेरे फादर बिजनेस में हैं तो उन्होंने अपनी एक कोर टीम बनाई और जब मैंने एंटर करा बिजनेस में तो कहीं ना कहीं वो कोर टीम मेरी बात सुनती नहीं थी. मुझे लगता था शायद ये कोर टीम मुझसे जुड़ नहीं पाएगी और मैंने उस टीम को हटाना शुरू करा और अपनी टीम लाना शुरू करा. तो मेरे और मेरे फादर के बीच में फ्रिक्शन शुरू हुआ. उनको लगा कि मैं उनकी टीम हटा रहा हूं और मेरे को लगा मैं अपनी जगह बना रहा हूं. तो क्या ऐसा आमतौर पे हर कंपनी में होता है कि
फादर एंड सन आपस में अलाइन नहीं हो पाते क्योंकि सेम प्रोडक्ट सेम डिपार्टमेंट में दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह बनाए हैं, और हम हमारे फादर की टीम को कह रहे हैं कि सर प्लीज आप जाइए ताकि हमारी टीम आए जो हमारी सुने। क्या ऐसा यूजुअली होता है? कोई आप में बताना चाहेगा? कभी भी दो लोगों की थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। तो अगर सेम है, दैट्स आल्सो रेसिपी फॉर डिजास्टर बिकॉज देयर इज नो डेवलपमेंट देन। So what happens is, again, the core which is developed by the father and the ideas, the education you've got from outside or wherever you've studied, how you know implement that in your company is your way, and it's about your harmony with your father कि वो आपको कितना understand कर रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, and it's all about the trust your you know father's generation is showing on you, and the more decision making power you get in your company, I think you get more responsible each and every day. Without just going to the factory and not doing anything, not making decisions won't help you at all. You won't see growth in any case. So I think एक repo banana अपने fathers के साथ or maybe the other family you have in your company is the most important thing, and you know proving yourself to do that you're doing something right and gaining that confidence over all those people is the most important task, and हमेशा thinking तो अलग ही रहने वाली, that is never going to be the same. So it's how you plan to take over that. आई अंडरस्टैंड जयकिरण जी। जयकिरण जी का जो मत है वो एक ही है कि दोनों को आपस में सामंजस्य बनाना है, एक दूसरे से बात करनी है और बात करके समाधान निकालना है। यही सोल्यूशन है अगर फ्रिक्शन को खत्म करना है। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। अब मैं कहता हूं दो शब्द हैं, एक शब्द है इंटेलिजेंस और एक शब्द है विजडम। इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द है जो आदमी को या तो ऊपर लेकर जाता है या आदमी को नीचे लेकर जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इंटेलिजेंस की, क्योंकि वो ऊपर और नीचे बराबर स्पीड से चलता है। तो जो सेकंड जनरेशन होती है इट इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड जो फर्स्ट जनरेशन होती है इट हैज वेरी हाई विजडम। उन लोगों ने अपने हाथ से काम किया होता है तो इसलिए उनकी जो विजडम होती है वो बहुत हाई होती है। विजडम सिर्फ ऊपर जाती है, हाँ उसकी स्पीड इंटेलिजेंस के मुकाबले कम होगी बट वो कभी नीचे नहीं आएगी। तो ये मानना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस एंड विजडम दोनों ही एक कंपनी में बराबर का चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाएं तो डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ सकती है। कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो सिंगल मैन शो होती है, एंड सेकेंड जनरेशन एक सिस्टम सेंट्रिक जनरेशन होती है, क्योंकि वो मार्केट सिस्टम प्रोसेस सेट करती है। तो आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सके, गाइड कर सके कि सिस्टम को सेट करने का तरीका क्या है? क्या क्या लूप होल्स थे आपकी कंपनी में जिसको आपने सिस्टम ड्रिवन करके उसको इजी कर दिया ताकि हम सब यहाँ पर जो हैं उस सिस्टम को इन प्लेस करके अपनी कंपनी को जल्दी ग्रो कर सकें? कोई गाइड करे हमें प्लीज। आई थिंक मैं इसको फिर से वो कहूँगा कि हम लोग सारे के सारे लोग जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सबके सब अपने आप में अलग है, सबके अलग प्रोसेसेस हैं। तो प्रोसेसेस को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कॉलेज के टाइम पे हमें सिखाया गया था किसी भी आप प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसका एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाइए कि एक फाइल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रोसेस को डिफाइन करिए और प्रोसेस में फिर अपने ह्यूमन एसेट्स को इंटीग्रेट करिए। उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क दीजिए, उन्हें उस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और उन्हें कहिए कि वो पर्टिकुलर टास्क उन्हें इस गिवन टाइम फ्रेम में और इस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके सारे के सारे रोल्स डिफाइन करिए और फिर जाके उस प्रोसेस को बार बार आप ऑटोमेशन में लाइए, उसको रिपीट करिए, उसे रिपीट करिए। और ये प्रोसेस आप हर डिपार्टमेंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जब इंडिविजुअली प्रोसेस फ्लो के हिसाब से काम करेगा तो वो आपको माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी चीज़ों के अंदर। और जब आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ओवरऑल ओवरव्यू देख रहे हैं, तो आपके पास टाइम होगा कि आप नई चीज़ों में अपने आप को वेंचर आउट कर सके। आपको हमेशा अपने पास एक ऐसा टाइम रखना है जो आप नई फील्ड्स में, नए प्रोडक्ट्स में, नई चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सके। अगर आप अपने ही बंधनों में बंधे रह जाएंगे तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। राइट अमन जी, वी अंडरस्टैंड। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? इन दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे क्या होता है कि आपका एक बिजनेस ऑटोमेटिव मोड में चल रहा है हमेशा से। आप आते हो, आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, सेगमेंट्स ऐड करते हो, क्राइटेरिया ऐड करते हो।
तो यू नीड अ वेरी वेरी गुड मैन पावर सिस्टम. अच्छे स्टाफ रहेंगे तो थिंग्स ऑटोमेटिकली वो उनके कंट्रोल में जाएगा. मतलब यू गिव देम देयर रिस्पेक्टिव वर्क, वो अच्छे से करेंगे अगर अच्छे स्टाफ रहेंगे. आप सोचोगे सारा काम मैं खुद ही कर लूँ जैसा फर्स्ट जनरेशन सोचता था, वो आज के टाइम वो पॉसिबल नहीं है. दैट इज माय ओपिनियन. I just have one line to say. Yeah. What he said was completely right, but along with that, review of that process is very important. Like आप एक process बना दिए, you make a SOP of that process, but reviewing that process like on a monthly basis, weekly basis is very important. वरना process बना के वो एक paper तक रह जाता है. आप उसको review नहीं करेंगे, then it dilutes. राइट, आई अंडरस्टैंड कि प्रोसेस बनाना ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. बना लिया और इम्प्लीमेंट नहीं करा तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. आई अंडरस्टैंड. थैंक यू शैलजा जी. नई जनरेशन इस तरह से है कि कमरे में नई विंडो खोली और हवा अंदर आई. फ्रेश एयर का अंदर आना ज़रूरी है कमरे में. और हमारे जो बड़े हैं, मतलब मेरे जो फादर हैं या फर्स्ट जनरेशन है, वो दरवाज़ा बंद करके टाइटली पकड़े हुए हैं. और वो इसलिए पकड़े हुए हैं ताकि जो हवा अंदर आई वो उड़ा के ना ले जाए हमें. तो ये आपस में इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है. तो नई जनरेशन विंडो खोलती रहे और पुराने जो हमारे हाई विजडम लोग हैं वो हमें बचाने के लिए हैं. हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इस तरह का घर, इस तरह का बिजनेस मिला है. तो कोई है हमारा दरवाज़ा पकड़े हुए, चिंता नहीं, हम लोग रिस्क बड़ा ले सकते हैं. तो एक तो आज के पैनल से मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी. दूसरी चीज़ जो आज के पैनल से मैंने सीखी कि सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है. फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट सेंट्रिक थी, उनको प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा समय, ज़्यादा इंटरेस्ट लगा. सेकंड जनरेशन ब्रांड बिल्डिंग, मार्केट बिल्डिंग, कस्टमर टेस्ट बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, इनोवेशन बिल्डिंग में है. तो अगर सेकेंड जनरेशन अच्छा प्रोडक्ट मिलता रहे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं. ये बात मुझे आज के पैनल से बिल्कुल समझ में आती है. मैंने आजकल देखा है कि बिजनेस में जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है. धीरे धीरे करके डेफिनेटली और टाइट भी होता जा रहा है. एंड सेकेंड जनरेशन जो है वो कैश फ्लो को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा गंभीर भी है कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. वो गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हालांकि फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, बट हाँ उनको जो ट्रस्ट है मे बी हमारे एक पुराने डीलर पे अभी वो उतना डेवलप नहीं हुआ है जो कि हमारे फादर को था. फादर साहब शर्मा जी को जानते हैं तो उस पर अगर 4 महीने का उधार भी है तो दिक्कत नहीं है, बट मैं तो नहीं जानता हूँ. तो कई बार मैं शर्मा जी से कुछ गलत कह जाता हूँ. क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ? और अगर हुआ तो कैसे उसको हैंडल करें? एक इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा और कोई लाइट डालें कि कैश फ्लो को कैसे हम टाइट रखें, कैसे अपने फैमिली के साथ उसका सामंजस्य बना के रखें. एज अ रिटेलर ये रोज की कहानी हो जाती है. किसी से भी मटेरियल का पेमेंट मांगते हैं तो उनको ऐसा होता है कि अरे ये पैसे कैसे मांग लिए. कई बार ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं कि किसी सड़क छाप को माल दिया था क्या. मतलब कोई उधार लेने जा नहीं रहे हैं, मटेरियल दिया, मटेरियल के अगेंस्ट में पेमेंट डिमांड कर रहे हैं. बट इट इज़ वेरी टफ. और पता नहीं क्यों लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी है कि ये ट्रेड तो क्रेडिट वाला है, उधार तो मिलेगा ही मिलेगा, बगैर उधार आपको ये ट्रेड में ही नहीं रहना चाहिए. ऐसा सुनने को मिलता है. बट वी नीड टू हैव अ बैलेंस. और ये जजमेंट कभी भी नहीं कर सकते सामने वाले को देखकर कि ये डिफॉल्टर है या नहीं है. ये अपने जोग ही है. ठीक है, थैंक यू. अभी हमारे पास 5 मिनट है तो प्लीज़ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई है जो हमसे कुछ सवाल पूछकर कुछ एनलाइटन करे पूरे ऑडियंस को. यानी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी तेज़ दौड़ती है, काफ़ी फास्ट दौड़ती है. और वो ऐसे ही आंख बंद करके भी नहीं दौड़ती है, आगे पीछे देख के भी दौड़ती है. और काफ़ी यानी कोई नया प्रोजेक्ट लगाना हो तो R&D करके पूरा रिसर्च करके ही लगाते हैं. तो काफ़ी यानी मेरे ख्याल से नई जनरेशन इंडिया को काफ़ी आगे लेके जाएगी. और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में भी वो लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को. हम पुराने दिमाग वाले कंप्यूटर में अभी ईमेल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं वो आज की जनरेशन कर रही है.
तो मेरे ख्याल से सही मोड़ पे इंडस्ट्रीज जा रही है। जो सेकंड जनरेशन के हाथ में इंडस्ट्रीज आई है वो आगे काफ़ी लेके जाएगी इंडस्ट्रीज को और दुनिया में नाम बनाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपने एकदम सही बोला कि अभी जो जनरेशन है वो बर्गर और पिज्ज़ा की है, बहुत तेज़ है, फास्ट फूड का ज़माना है। राकेश अंकल आप कुछ कह रहे थे? हाँ दीपांकर पे सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहूँगा, तुमने बहुत अच्छा मॉनिटर किया प्रोग्राम को, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया और पापा की छवि एकदम क्लियर दिखती है मुझे। बहुत अच्छा तुम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रगत को भी बधाई देना चाहूँगा। आप लोग बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन किए। साथ ही साथ मैं इतना बताना चाहूँगा कृपेश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या कोर जो वैल्यू है हमारे एंशियंट सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, उसको रखते हुए हम लोगों को मॉडर्न ग्रोथ पाथ पे जाना चाहिए। लेकिन कोर वैल्यू जो हमारी है उसको हम लोगों को रखते हुए आगे चलना चाहिए, वो कहीं हम लोग डिविएशन में नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एक्चुअली, जो क्लोजिंग लाइन है कि कोर वैल्यूज को पकड़कर अगर मॉडर्न जनरेशन प्रोसेस सेट करे तो उसको कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो बिफोर वी एंड, वी हैव जस्ट लास्ट 1 मिनट, मैं एक रैपिड फायर पूछूंगा सबसे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो द क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन है सभी के लिए, सिर्फ एक लाइन में बोलना है कि आप अपने हिसाब से एक सक्सेस मंत्रा हर कंपनी को, हर बच्चे को क्या देना चाहेंगे। सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। Don't go too fast, just anticipate things and then work on it. ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अच्छी लगती है वो सारी अपने लिए जहर है। जितनी भी तक चीज़ें हैं जिनमें हमको तकलीफ होती है, जिनसे डर लगता है, वेंचरिंग इनटू देम टेक्स अस टू सक्सेस। Rate, relation, reliability. That's it. Thank you. Don't be scared to start anything new. Always focus on repeat business, not one time business. खाली एक शब्द ही कहना चाहूँगा, a great vision. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारे इस पैनल ने एक्चुअली इस 6 लाइनों में काफी कुछ बता दिया। रिपीट बिजनेस करो, अच्छा विजन रखो, रिस्क लो, भाई डरो नहीं कोई भी। हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास उम्र है, हमारे पास कोई है जो दरवाजा पकड़े खड़ा है, तो चिंता नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग पेशेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर लिसनिंग। Hello. First of all, this was the first session, and in this first session, the energy shown by entire youngsters, it's a mix of industry, trade, retail. तो अगर आप इस पैनल में देखेंगे तो जयकिरण लुधियाना रिटेल नहीं करते लेकिन रिटेल वालों को बहुत प्रेरित करते हैं। जोधपुर सुधर्म is fantastic retailer. He has transformed his business. Same way Vaibhav from Patna. So all these, Shalja and then Aman, his company, he has taken it from a normal plywood company to multi-product brand focused company. And Rushil, he is himself, he has spoken so maturely. I congratulate all of you and thank you Dipankar. You have taken responsibility and you made me light. So I congratulate entire Allstone team for being here, supporting all of you. Thank you very much.